बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ अफसाना जिसका नाम इबरत है, इसके बारे में जानेंगे। इस अफसाने में मुख्तलिफ किरदारों को प्रेमचंद ने बयान किया है इस अफसाने में, और मजमूई तौर पर पंडित जी को इस अफसाने में मरकज़ी किरदार की हैसियत हासिल है। पंडित जी बुनियादी तौर पर इस अफसाने में एक उस्ताद का रोल निभाते हैं। सब छोटे बड़े किरदार अलग अलग मिजाज और शख्सियत के मालिक हैं, लेकिन अफसाने का ताना बाना बुनने में हर एक का रोल अहम है। अगर इस अफसाने में किसी एक किरदार को भी निकाल दिया जाए तो अफसाना अच्छी तरह से तकमील को नहीं पहुंच पाएगा। यानी कि इसमें बहुत सारे किरदार हैं जिसमें ज़्यादातर 3 किरदारों का अहम रोल है, और जो इसका मरकज़ी किरदार जो है, जिसने मरकज़ी किरदार की हैसियत निभाई है, वो पंडित जी है। इस अफसाने में मुतज़ाद किरदारों ने बाज़ जगहों पर खूबसूरत तंज़ व मिज़ाह पैदा किया है, और इस अफसाने में दिलचस्प मुकालमे न होते तो सारा अफसाना महज एक बयान बन जाता। तो इसमें ख़ास तौर पर यानी कि इस अफसाने में सबक आमूज लतीफ़ पेराए इस बात को उजागर किया गया है कि समाज में मौजूदा इस्तेसाल करने वाले लोग आखिर पर किस तरह ज़िल्लत और बेइज्जती पाते हैं। ईमानदारी, इंसाफ, शर शराफत इंसान की इज़्ज़त व आबरू को बढ़ा देती है। दुनिया में कोई पेशा जलील नहीं है, इंसान बुरे कामों से अपने पेशे को जलील करता है। ये इस अफसाने का जो अहम मुद्दा व मकसद है कि पंडित चंद्र जी जो अपने पेशे से उस्ताद हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने पेशे को निभाया है और इनको हमेशा इज़्ज़त मिली। अगरचे उनको पैसा कम मिला लेकिन फिर भी उनको हमेशा इज़्ज़त मिली। लेकिन अगर हम दारोगा जी या जो दूसरे इसमें सियाह नवीस है, मुंशी जी है, उनकी आमदनी वो अगर तनख्वाह से ज़्यादा कमाते थे, ऊपर से ही रिश्वत के पैसे कमाते थे, लेकिन उनको हर एक मोड़ पर ज़लत का सामना करना पड़ा। आमदनी और खर्चे का रोज़ाना हिसाब सयाह कहलाता है। सयाह में सब कुछ मिला जुला मसूदे की शक्ल में होता है। सयाह लिखने वाले को सयाह नवीस कहते हैं। सयाह को रोज़नामचा या कच्चा खाता भी कहते हैं। सेगा से मुराद होता है महकमा। ये लफ्ज़ अब इस माने में नहीं बोला जाता है। तो इस तरह से जो महकमा तालीम में यानी इस सेगे में, इस महकमे में प्रमोशन मिलना अवसर की खेती के बराबर है। यानी कि किसी बंजर की ज़मीन में अगर हम खेती बनाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर आसानी से हम खेती नहीं बना सकते हैं। इसी तरह से इस महकमे में प्रमोशन मिलनी अवसर की खेती के बराबर है। एक खूबसूरत तशबीह है। इसका मतलब यह है कि अवसर यानी बंजर ज़मीन में अगर खेती की जाए तो कुछ हासिल नहीं होता। अफसाना निगार के मुताबिक इसी तरह मुदर्रिसी के पेशे में तरक्की बहुत मुश्किल से होती है या होती ही नहीं, मगर मौजूदा ज़माने में अब यह सूरत हाल नहीं रही है, क्योंकि आज का ज़माना जो है, इंशाल्लाह आज के ज़माने में इस महकमे में अच्छी तरह से उस्तादों को तरक्कियों से नवाजा जाता है। हालांकि उस ज़माने में भी उस्ताद ही दारोगा जी और सयाह नवीस मुंशी जी से ज़्यादा तनख्वाह लेते थे, लेकिन वो ऊपर से कुछ घूस कमाते थे और वो अपनी ज़िंदगी ठाट बाट से गुजारते थे। लेकिन उनको फिर जब वो अयोध्या की सैर पर गए तो उनको बेइज्जती का सामना करना पड़ा। तो इसीलिए इस अफसाने का नाम इबरत रखा गया है। ये मुंशी प्रेमचंद का लिखा वो एक बहुत बड़ा अफसाना निगार गुजर चुका है मुंशी प्रेमचंद, उस पर मैं बाद में रोशनी डालूंगा। चूँकि इबरत का मतलब ये होता है कि दूसरे का हाल देखकर नसीहत पकड़ना, यानी कि अपनी ज़िंदगी अब अच्छी तरह से गुजारना, कि दूसरे का बुरा हाल देखकर अपनी ज़िंदगी को संवारना, उस चीज़ को हम इबरत कहते हैं। चूँकि अब हम इसका एक पैरा आज पढ़ेंगे। तो सफ़ा नंबर 40 है किताब का। पंडित चंद्रदार ने एक अपर प्राइमरी मदरसे की मदरसी तो ली थी, मगर हमेशा पछताया करते थे कि नाहक इस जंजाल में आप फंसे। यानी कि जो मुदर्रिस था, जो उस्ताद था पंडित चंद्रदार, वो एक मिडिल स्कूल में बचते उस्ताद काम करता था, यानी अपर प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल होता है। लेकिन वो हमेशा अपने इस पेशे से बेजार रहता था। वो हमेशा ये सोचता था कि मैंने ये पेशा क्यों अपना लिया। अगर इस
किसी और सेगे में होते तो अब तक हाथ में 4 पैसे होते, आराम से ज़िंदगी बसर होती। क्योंकि दूसरे पेशे जो थे उस ज़माने में या आजकल के ज़माने में भी अगर हम देखें तो कुछ न कुछ ऊपर से तो मिलता ही है। तो इसीलिए पंडित चंद्रदार अपने इस पेशे से बेजार था। यहाँ तो महीने भर के इंतजार के बाद कहीं 15 रुपये देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ तनख्वाह ही मिलती है, ऊपर से किसी को कुछ नहीं मिलता है। यानी कि इधर रिश्वत का कोई नाम निशान नहीं है इस महकमे तालीम में। वो भी इधर आए उधर गायब, न खाने का सुख न पहनने का आराम। इनके पड़ोस में 2 आदमी और रहते थे। क्योंकि पंडित चंद्रदार को ये मुश्किलात ये मामला नहीं होता, वो शायद ये नहीं सोचते, क्योंकि उसके हम पड़ोसी में 2 पड़ोसी और भी थे जो उसके हमसायगी में रहते थे। वो उससे छोटे मुलाजिम थे, लेकिन फिर भी वो उससे अपनी ज़िंदगी ठाट बाट से गुजारते थे। एक ठाकुर अतिबल सिंह हेड कांस्टेबल, एक तो हेड कांस्टेबल था यानी कि हवलदार था पुलिस का, दूसरा था मुंशी बैजनाथ यानी कि जो सिया नवीस था, जो ये कागज वागज जो वगैरह लिखता है, जो कोई भी नोटबंदी का जो क्लर्क का काम करता है या जिसको हम अकाउंटेंट कहते हैं, यानी कि जो कागजी काम दफ्तरों में करता है, जिसको हम आम लफ्ज़ों में क्लर्क कहते हैं, सिया नवीस। तो वो भी था उसका एक दूसरा पड़ोसी। इन दोनों आदमियों की तनख्वाह मुंशी जी से ज़्यादा नहीं थी, वो दोनों मुंशी जी के बराबर तनख्वाह नहीं लेते थे, तब भी उनकी ज़िंदगी आराम से कटती थी। शाम को कचहरी में आते तो अपने बच्चों के लिए मिठाइयाँ लाते। दोनों साहिबों के पास खिदमतगार थे, दोनों ने नौकर रखे थे, दोनों अपने बच्चों के लिए अलग अलग किस्म की मिठाइयाँ लाते थे, अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारते थे। घर में कुर्सियाँ मेज़ फर्श वगैरह जितने भी घर के मामलात होते हैं, जितना भी उनको आराम के लिए जो कुछ भी चाहिए था, यानी कि कुर्सियाँ मेज़ वगैरह, वो सब कुछ उनके घर में था। सारे मोहल्ले में उनका, वो लोग भी उनसे डरते थे कि अगर क्लर्क साहब से कुछ इधर उधर गड़बड़ हो गया तो कल मुझे महकमा माल में जाना है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तो वहाँ कुछ गड़बड़ होगी। तो इसी तरह से अगर हवलदार साहब से कुछ गड़बड़ हो गया, हेड कांस्टेबल साहब से, तो कल अगर थाने में जाना पड़ा तो इसको मुझे वहाँ चुकाना पड़ेगा। तो इसलिए इनका रौब भी था, लेकिन मास्टर जी का कोई रौब भी नहीं था। इन्हें आते जाते देखकर बीने उठकर सलाम करते, यानी कि अन्य लोग तक भी अपने जगहों से खड़े होते थे और वो भी उन दोनों को सलाम करते थे। उनके लिए बाजार में खास न रखते, यानी कि बाजार में भी उनको सस्ते दामों हर एक चीज़ मिलती थी, क्योंकि दुकानदार भी उनसे डरते थे। बाजार के जितने भी छापड़ी फरोश वगैरह थे वो उनसे डरते थे, उनकी रौब की वजह से उनका माल सस्ता देते थे। तो इन्हें हाँ, तो इस तरह से आने सिर की चीज़ टक्के सिर पर लेती। लकड़ी ईंधन मुफ्त, शाम सवेरे उनके यहाँ आदमियों का मजमा रहता। इसके अलावा भी उनके घर में बहुत सारी चीज़ें मुफ्त आती थी, यानी कि लोग उसको घर में बस तोहफा हदियतन कुछ चीज़ लाते थे, जैसे कि दाल वगैरह, लकड़ी, ईंधन, जो कुछ भी ज़िंदगी में गुजारने की अहम चीज़ें होती है, वो सब उनको लोग मुफ्त में ला डालते थे। तो लेकिन पंडित जी को हर एक चीज़ अपने ही इस तनख्वाह से लेनी पड़ती थी। तो इसलिए पंडित जी अपने सेगे से, अपने पेशे से बेजार था। इल्म लियाकत में वो लोग उनके पास संग में नहीं थे। जहाँ तक इल्म का ताल्लुक था, जहाँ तक पढ़ाई का ताल्लुक था, तो उन्होंने पंडित चंद्रदार के बराबर उन्होंने नहीं पढ़ा था। वो उसके बिल्कुल हम पला नहीं थे, वो बिल्कुल उससे कम पढ़े लिखे थे, लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िंदगी ठाठ से गुजारते और उनको समाज में इज्जत मिलती थी। इतना भी इल्म न था कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है या आफ्ताब ज़मीन के गिर्द, ये भी इनको मालूम नहीं था कि ज़मीन ही, यानी कि यहाँ पर मिजाहिया तौर पर इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया, जुमले का इस्तेमाल किया गया है, कि उसको ये भी पता नहीं था कि ज़मीन आफ्ताब के इर्द गिर्द घूमती है या आफ्ताब ही ज़मीन के इर्द गिर्द घूमता है। इतना भी उन दोनों को पता नहीं था। वो लोग कभी कभी अज़राए तरहम पंडित जी के साथ हमसायगी के हक अदा किया करते। कभी सेर आधा सेर दूध भिजवा देते, कभी तरकारियाँ, मगर उसके एवज पंडित जी को ठाकुर साहब के 2 और मुंशी जी के 3 लड़कों की निगरानी करना पड़े। वो कभी कभी उसको भी कुछ न कुछ देते थे, कभी आधा सेर दूध बेचते थे, कभी तरकारियाँ बेचते थे, लेकिन उसके एवज बेचारे मास्टर जी को या पंडित जी को उनके 5 बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई, घर पे ट्यूशन पढ़ाना पड़ता था। तो ठाकुर साहब फरमाते, पंडित जी ये लड़के हरदम खेला करते हैं, ज़रा इनकी तंबिया करते रहिए। मुंशी जी कहते ये लोंडे आवारा हो जाते हैं, ज़रा इनकी निगरानी किया कीजिए। यानी कि जैसे उन्होंने उनको पंडित जी को अपने घर का नौकर समझ के रखा था,
अपने बच्चों की निगरानी के लिए। इस तरह से ये भी फरमाइशें करते थे और उसको मुरबियाना लहजे में फरमाइशें करते थे, गोया पंडित जी उनके जर खरीद गुलाम है। ऐसा लगता था कि जैसे उन्होंने पैसों से उसको खरीदा था, उनका गुलाम था वो मास्टर जी। पंडित जी दिल को महसूस कर रह जाते मगर उन्हें नाराज न कर सकते थे, क्योंकि पंडित जी की भी कुछ मजबूरियाँ थी। जिंदगी गुजारने के लिए इंसान को कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। तो लिहाजा पंडित जी भी अपनी ज़बान या अपने दिल को काबू में ही रखते थे। उनकी बदौलत कभी कभी दूध के दर्शन हो जाते थे। महज इतना ही नहीं, वो बाजार से खास नरक पर जिनस लाते। इन्हीं की बदौलत से वो भी बेचारा कभी कभी दूध देखता था और उसको भी बाजार में लोग थोड़ा इन्हीं के बदौलत इज्जत देते थे या उनको अलग से नरक देते थे। इसलिए नरक होता है कीमत की, यानी अलग कीमत से उनको उसको भी अशिया फरोख्त करते थे। इसलिए बेचारे इस तहकुम को जहर की घूंट की तरह पीते थे, लिहाजा अब उसको बर्दाश्त करना पड़ता था। उन्होंने इस सैके से निकलने के लिए कोई बात उठा न रखी थी। दरखास्तें दी, अफसरों की खुशामदी की, मगर मुराद पूरी न हुई। हाँ इतना था कि इस बददिली का असर अपने मनसबी कामों पर न होने देते, तालीम में गफलत न करते, दिल लगाकर पढ़ाते। इससे इनके अफसर खुश होते, साल में कुछ इनाम देते थे और तरक्की का जब कोई मौका मिलता तो उनका खास ख्याल रखते। यानी कि पंडित जी अपने, वो तो इस पेशे से नाराज थे, वो बेचारे तो बिल्कुल परेशान थे, लेकिन फिर भी वो अपने काम पर आंच नहीं आने देता था। वो बच्चों को दिल लगा कर पढ़ाते थे और वो इस तरह से पढ़ाते थे कि वो उन दिन, जैसे कि आज हमें बेस्ट टीचर अवार्ड मिलता है जो कोई अच्छी तरह से पढ़ाता है, इस तरह से उसको भी उन दिनों इनाम मिलता था और उनका खास ख्याल रखा जाता था। लेकिन इस महकमे में तो प्रमोशन उस जमाने में अवसर की खेती की बराबर थी। जो मैंने पहले ही कहा, बड़े भाग से हाथ लगती है। वहाँ कस्बे के लोग उनसे खुश थे और मदरसे के लड़के तो उन पर जान देते थे। लेकिन लोग उससे बहुत ज़्यादा खुश थे, लोग उसको दिल से इज्जत देते थे। और मदरसे के लड़के जो उसके पास पढ़ते थे वो उन पर जान देने के लिए भी तैयार थे। कोई आकर उनका पानी भर देता, कोई उनकी बकरी के लिए पत्तियां तोड़ डालता, पंडित जी इसी को गनीमत समझते थे। कोई उसकी बकरी को पत्ते खिलाता था तो कोई उसके घर में पानी भी लाता था। यानी कि लड़कों को जो उसके पास पढ़ते थे, चाहे लड़के हो या लड़कियां, उनको उसके पढ़ाने का बहुत ही एहसास था और वो उसके ताबियादार शागिर्द थे। तो आज इतना ही, इंशाल्लाह कल इससे आगे पढ़ेंगे। शुक्रिया।